जय हिंद। पीसीएस में कट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और देखिए ये पेज नंबर आज का होमवर्क है जो 71 से लेकर 75 तक है, 71 से लेकर 75 तक है ये फ्रेंड्स। ये फुल डिस्कशन है। और देखिए फ्रेंड्स, आज का जो करंट अफेयर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी देखिए अभी जो भी लेडी जस्टिस जो चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ के द्वारा न्यायालय में इसको जो लेडी जस्टिस का जो स्थापना किया गया था ये सब पढ़ेंगे हम लोग। और बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और आज का ये जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक पार्ट्स और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में यहाँ से छपने वाले हैं। इसलिए ये जो आपका करंट अफेयर्स है वो VVI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं इस पर आप जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एनालिसिस किया हूँ, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना भारत में बहु सदस्यीय निर्वाचन के बारे में पढ़े थे। ध्यान रखिएगा कि भारत में जो बहु सदस्य निर्वाचन की बात करते हैं ना, तो इस प्रणाली को पहली बार 1951-52 को आम चुनाव में लागू किया गया था। और 489 लोकसभा सीटों में से 72 सीटें जो थी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी, जिनमें 71 दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त 26 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की गई थी, जिसमें 15 दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थे। उत्तर बंगाल में एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए एक अद्वितीय 3 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में भी था। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इस प्रणाली की पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। इसमें कितने सीट थी? तो 489 लोकसभा सीटें थी, जिसमें 72 सीट अनुसूचित जाति आरक्षित थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए चुनौतियां और बंद करने के कारण, देखिए इसका चुनौतियां क्या था, इसका बंद करने का कारण क्या था, देखिए ध्यान से। अप्रत्याशित परिणाम। 1957 के चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की जहां पहले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का दबदबा था, जिससे उन लोगों में असंतोष पैदा हुआ जो खुद से वंचित महसूस कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय बात करते हैं। देखिए न्यायालय ने माना कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य और आरक्षित दोनों सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके प्रणाली में जटिलता बढ़ गई। ठीक है, ये देखिए बस पढ़िए। इसको पढ़ने के लिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा वहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। बहुसदस्यीय प्रणाली का उन्मूलन। देखिए सरकार ने 1961 में द्विसदनीय निर्वाचन क्षेत्र अधिनियम पारित किया था। क्वेश्चन आएगा कि द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन कब पारित किया गया? तो 1961 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करके अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। ठीक है, आप देखते हैं कि चिकित्सकों पर गठित नेशनल टास्क फोर्स। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा के निर्धारित करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के उद्देश्य से नेशनल टास्क फोर्स यानी कि NTF के गठन के लिए कार्यकाल ज्ञापन जारी किया था। याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा किसका गठन किया है? तो नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्या है ये टास्क फोर्स? सुनिएगा ध्यान से। देखिए टास्क फोर्स लोगों के संगठनों का एक समूह होता है जो एक निर्धारित समय सीमा एवं संसाधनों के साथ किसी अवशिष्ट लक्ष्य के कार्य को पूरा करने के लिए क्या होती है कि गठित की जाती है। टास्क फोर्स के उपयोग का समय देखिए विभिन्न क्षेत्र में किया जाता है। देखिए व्यवसाय के क्षेत्र में मतलब किसी परियोजना या विशेष चुनौतियां के लिए, जैसे दक्षता में सुधार करने का कोई नया उत्पादन लॉन्च करना। ये व्यवसाय के क्षेत्र में सरकार यानी कि अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपातकालीन प्रतिक्रिया और जटिल मुद्दों से निपटने के लिए इसका गठन किया जाता है। सेना मतलब किसी विशिष्ट मिशन या ऑपरेशन को पूरा करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। और गैर लाभकारी, गरीबी, शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण जैसी सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी गैर लाभकारी यानी कि टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, लेडी जस्टिस, ये VVI बहुत एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार दुर्गा, बिहार पुलिस एग्जाम में या BPSC एग्जाम में हो, इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखिएगा ध्यान से। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, अभी वर्तमान में यही है, DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी जस्टिस की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनावरण किया है। लेडी जस्टिस या न्याय की देवी को दुनिया भर में कानूनी व्यवहार को निष्पक्षता का पर्याय माना जाता है। ध्यान रखिएगा, लेडी जस्टिस या इसको न्याय की देवी कहा जाता है। देखिए लेडी जस्टिस की पृष्ठभूमि के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है। यूनानी कवि हेसियोड लगभग 700 ईसा पूर्व के अनुसार थीमिस को न्याय एवं बुद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। देखिए यूनानी कवि हेसियोड के अनुसार, किसके अनुसार? तो हेसियोड के अनुसार थीमिस को न्याय एवं बुद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है। लगभग कितने? 700 ईसा पूर्व पहले की बात है। ठीक है, देखिए प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस, देखिए प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस का कार्यकाल 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी में तक था। ठीक है ना। तो याद रखिए प्रथम रोमन सम्राट ऑगस्टस ने न्याय की पूजा एक देवी के रूप में शुरू की, जिसे
जस्टिटिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, जस्टिटिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1872 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्माण के दौरान लेडी जस्टिस की छवियां उखेड़ी गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम कब? तो 1872 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रतिमा के बारे में देखिएगा, ये प्रतिमा के बारे में क्या बताया गया। प्रतिमा, पुरानी लेडी जस्टिस प्रतिमा में आंखों पर पट्टी बंधी थी। एक महिला अपने एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार लिए मतलब होती है। मतलब जो पुराना प्रतिमा था ना, उसमें क्या था ना कि जो महिला थी उसकी आंखों में पट्टी था और उसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार था। लेकिन इसमें संशोधन किया गया, ध्यान रखिएगा। न्यायाधीशों के पुस्तकालय में स्थापित 6 फुट ऊंची प्रतिमा साड़ी पहने एक महिला की है जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं है। मतलब पहले आंखों पर पट्टी था लेकिन अब ये नहीं है। कितने फुट है? तो 6 फुट है, ध्यान रखिएगा। और एक हाथ में तराजू पकड़े हुए और दूसरे हाथ में तलवार की जगह पे क्या पकड़ लिया है? तो संविधान। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तराजू तो है ही, आंख से बस पट्टी हट गया है, लेकिन दूसरे हाथ में तलवार के यहाँ पे क्या? तो संविधान को पकड़ा दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और इस प्रतिमा को बनवाने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अनुसार पुरानी शास्त्रीय प्रतिमा में आंखों पर बंधी पट्टी न्याय की निष्पक्षता। तो क्वेश्चन आएगा कि मतलब कि आंखों पर बनी पट्टी जो थी वह न्याय की निष्पक्षता का प्रतीक है, जबकि निर्बाध दृष्टि वाली नई प्रतिमा का उद्देश्य यह दर्शाना है कि कानून अंधा नहीं, यह सभी को समान रूप से देखता है। तो इसको हटाने का यही उद्देश्य है, ठीक है। देखिए डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेडीज जस्टिस का जो डिजाइन किया गया है, तो दिल्ली के भित्ति चित्रकार विनोद गोस्वामी द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, विनोद गोस्वामी के द्वारा इसका किया गया डिजाइन, ठीक है। आगे देखिए, नई प्रतिमा का उद्देश्य क्या है। इस प्रतिमा का नया रूप नए आपराधिक संहिताओं जैसे कानूनी सुधारों और भारत में कानूनी ढांचे को उपनिवेशवाद से मुक्त करने के घोषित उद्देश्य को बताया गया है। अब देखिए, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा 5 सदस्यों का मनोनयन। देखिए ध्यान से कि अक्टूबर 2024 में जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव परिणाम से पूर्व और सरकार गठन की प्रक्रिया से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, याद रखिएगा, पहले उपराज्यपाल कौन थे? मनोज सिन्हा ने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों का नामित किया है। किसने किया था? मनोज सिन्हा ने, पहले उपराज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा में सदस्यों का मनोनयन की प्रक्रिया। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में निर्दिष्ट किया गया है कि यदि उपराज्यपाल की राय में विधानसभा में महिलाओं की पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो उपराज्यपाल द्वारा महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए विधानसभा में 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। देखिए, मई 2022 में परिसीमन की प्रक्रिया के बाद परिसीमन पैनल ने जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश में महिलाओं के लिए 2 सीटें, कश्मीर पंडितों के लिए 2 और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए शरणार्थी के लिए 1 सीटें शामिल है। तो यहाँ से बन सकता है कि महिलाओं के लिए कितने सीटें? 2 सीटें, कश्मीरी पंडित के लिए 2 है और पाकिस्तानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए कितने हैं? तो 1 सीट इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जुलाई 2023 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करके विधानसभा में 3 अन्य सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी गई है। कश्मीरी पंडित प्रवासी समुदाय से 2 सदस्य, जिनमें से 1 महिला होगी और 1 सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापित व्यक्ति से होगा। आगे देखते हैं क्या कि केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर प्रदेश विधानसभा का गठन पुदुचेरी विधानसभा के तर्ज पर किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर प्रदेश विधानसभा का गठन किसके विधानसभा के तर्ज पर किया गया? तो पुदुचेरी के विधानसभा के तर्ज पर किया गया है, जहां 3 मनोनीत सदस्य निर्वाचित विधायकों के समान कार्य करते हैं और उन्हें मताधिकार भी प्रदान किया गया है, ठीक है। देखिए, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये भी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा इसको ध्यान से। देखिए, कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार एवं हत्या के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार के मामलों में अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान करने वाला अपराजिता विधेयक पारित किया था। किसने किया अपराजिता विधेयक पारित? तो पश्चिम बंगाल ने, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इससे पहले आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र विधानसभा ने भी आपराधिक कानून में संशोधन करके बलात्कार के लिए मृत्युदंड का कानून पारित किया था। इससे पहले कौन सा राज्य किया? तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र किया मृत्युदंड का प्रावधान बलात्कार के लिए, ठीक है। और देखिएगा, इनमें से किसी भी विधेयक को अभी तक राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं प्राप्त की। देखिए, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र ने तो मृत्युदंड की घोषणा कर दिया बलात्कार वाले व्यक्ति को, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति नहीं तक, किसने स्वीकृति नहीं दी है? तो राष्ट्रपति ने अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। आगे देखते हैं कि बलात्कार के सभी मामलों में अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है, ध्यान रखिएगा, तथा बलात्कार के मामलों की जांच एवं सुनवाई के तरीके में बदलाव करता है। इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए यह विधेयक भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता VNSS, याद रखिएगा, को पारित करती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विधेयक के प्रमुख प्रावधान। देखिए, BNS की विभिन्न धाराओं में परिवर्तन। अब देखिए कौन कौन सा धारा, ध्यान रखिए, धारा 64 में क्या लिखा गया, इसको ध्यान से सुनिएगा, धारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं।
यह धारा बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा एवं ऐसे गंभीर मामलों के सजा का प्रावधान करती है जिसमें लोक सेवक, सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार की घटनाओं आदि शामिल है। ठीक है, और इन दोनों ही स्थिति में यह धारा अधिकतम सजा के रूप में आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। ध्यान रखिएगा, धारा 64 क्या करती है, तो आजीवन कारावास का प्रावधान करती है। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन क्या है, तो विधेयक में मृत्युदंड को भी जोड़ दिया गया है। मतलब कि आपको धारा जो 64 है इसमें मृत्युदंड को भी जोड़ दिया गया, मतलब कि सजा, मतलब आजीवन कारावास के साथ साथ आपको मृत्युदंड की सजा हो सकती है। और धारा 66 देखिएगा, यह धारा बलात्कार से पीड़ित की मृत्यु या उससे लगातार क्षीण अवस्था में पहुंचाने के लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास के साथ आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान करती है। परिवर्तन इसमें क्या किया गया, ध्यान से सुनिएगा, परिवर्तन किया गया है क्या कि अब अपराजिता विधेयक में मृत्युदंड को छोड़कर सभी दंडों का उल्लेख हटा दिया गया है, जिससे ऐसे मामलों में मृत्युदंड अनिवार्य हो गया है। मतलब क्या कि आपको इसमें मृत्युदंड निश्चित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए धारा 70 में क्या कहा गया है कि सामूहिक बलात्कार को ऐसे मामले में मृत्युदंड का प्रावधान करती है जहां पे पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की हो, किंतु इससे अधिक आयु की महिलाओं के मामले में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। ठीक है, और परिवर्तन है कि अपराजिता विधेयक इसमें संशोधन करके 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए धारा 71 क्या है, तो यह धारा बार बार अपराध करने वाले के लिए दंड का प्रावधान करती है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे पहले से ही धारा 64, धारा 65, धारा 66 और धारा 70 में से किसी धारा के तहत दोषी पाया गया हो और बाद में उक्त धाराओं में से किसी के तहत दोबारा दोषी पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसमें परिवर्तन किया गया है कि अपराजिता विधेयक धारा 70 के अंतर्गत कि साधारण आजीवन कारावास की सजा और आजीवन कठोर कारावास को प्रतिस्थापित करता है। देखिए धारा 72 और 73 क्या है, देखिए अपराजिता विधेयक धारा 72 के तहत बलात्कार पीड़ित की पहचान उजागर करने एवं धारा 73 के तहत बलात्कार के मामलों में न्यायिक कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्रकाशित करने के लिए जेल की अवधि में भी वृद्धि करता है। और ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना, ये मृत्युदंड की सज़ा ये ज़रूरी था क्योंकि देखिए हमारे भारत देश में बहुत सारे बलात्कार होते हैं हमारे बहनों के साथ, तो ये गलत होता है कहीं ना कहीं। तो ये अगर वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है, ऐसे हर एक राज्य में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मृत्युदंड कुछ नहीं सुना जाए, बस मृत्युदंड उसको होना चाहिए, मृत्युदंड बलात्कार करने वालों के साथ यही होना चाहिए, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या अब अन्य परिवर्तन का प्रावधान क्या है। देखिए एसिड अटैक संबंधित मामले की बात करते हैं। तो देखिए अपराजिता विधेयक बीएनएस की धारा 124 के अंतर्गत एसिड अटैक मामले में हल्के दंड आजीवन कारावास में कम अवधि एवं जुर्माना को हटाकर आजीवन कठोर कारावास एवं एकमात्र दंड के रूप में प्रदान करता है। ये भी आपका सही है फ्रेंड। देखिए क्या है ना कि पहले क्या होता था कि एसिड अटैक से अगर कोई भी जो लड़की थी उस पर एसिड अटैक कर दिया जाता था, उसमें क्या था ना कि आजीवन, उसमें क्या था कि बस अटैक में हल्के दंड या आजीवन कारावास से कम अवधि के जुर्माना था। तो देखिए फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा था, तो अब क्या किया गया, एकदम सही किया गया, इसको आजीवन कठोर कारावास दे दिया जाएगा। ये सही है, कम से कम जो एसिड फेंकने वाले जो हमारे बहने पे जो एसिड फेंकते हैं ना, कम से कम उनको ये सजा मिले कि कम से कम आजीवन कठोर कारावास हो, तो इससे क्या हो कि वो ऐसी गलती न करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि पोक्सो अधिनियम में मृत्युदंड। देखिए यह विधेयक पोक्सो अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करके आजीवन कारावास को मृत्युदंड में प्रस्तावित करता है। तो ये भी आपका सही है कि मृत्युदंड में होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं कि बलात्कार के मामलों में जांच या सुनवाई को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय स्थापित करने तथा एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति करने के लिए बीएनएसएस में क्रमशः धारा 29 एवं 29 भी शामिल की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि राज्य सरकार द्वारा बलात्कार के मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष अपराधिता टास्क फोर्स गठित की जाएगी। तो ये आपका सही है, तो प्रत्येक राज्य में एक विशेष अपराधिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि प्रशासनिक बीएनएस और पोक्सो अपराधों की जांच पूरी करने के लिए बीएनएसएस की धारा 193 के तहत दिए गए समय को 2 महीनों से घटाकर 21 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बीएनएसएस की धारा 193 के तहत दिए गए समय को 2 महीने से घटा कितना कर दिया, 21 दिन कर दिया गया है, जिसे 15 दिन तक को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बीएनएसएस की धारा 346 में भी संशोधन करके आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई पूरी करने के लिए दिए जाने वाले समय को 2 महीने से घटाकर कितना कर दिया गया, 30 दिन कर दिया गया है। आगे देखिएगा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया था। याद रखिए क्वेश्चन आएगा कि वक्फ अधिनियम कब आया था, तो 1995 में। किसने संशोधन किया, तो केंद्र सरकार ने। और ये संशोधन के लिए लोकसभा के एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें संसद की संयुक्त संसदीय समिति को प्रेषित कर दिया गया है। वक्फ के बारे में देखते हैं। देखिए वक्फ एक अरबी भाषा है, क्वेश्चन है कि वक्फ एक अरबी भाषा है जो बफूका शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बांधना, रोकना या समर्पण करना होता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अंचल संपत्ति वक्फ कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और दान देने वाले व्यक्ति को
वकीफ़ा या वकीफ कहा जाता है। संपत्ति दान करने की शर्त यह है कि उस चल या अचल संपत्ति से होने वाली आय के नामधर की खिदमत सेवा में ही व्यय किया जा सकता है। देखिए भारत में वक्फ संपत्ति की बात करते हैं। देखिए स्वतंत्रता के पश्चात वक्फ की पूरे देश में लगभग 52,000 संपत्तियां थी, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 3 लाख यानी कि 4 लाख एकड़ क्षेत्रफल तक हो गई है। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा भू स्वामित्व सशस्त्र बलों, सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास अर्थात सार्वजनिक भूमि के मामले में वक्फ बोर्ड में तीसरे स्थान पे है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या स्थान पे है, तीसरा स्थान पे है, याद रखिएगा। सशस्त्र बलों, सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामित्व क्या है, तो वक्फ बोर्ड है। ध्यान रखिए, एक नंबर पे कौन है, सशस्त्र बल, दूसरा पे कौन है, भारतीय रेलवे। अब देखिए कीमत की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपया है। वक्फ संपत्ति का प्रबंध की बात करें तो वक्फ संपत्ति का प्रबंध मुतवल्ली करता है, यानी कि देखभाल कौन करता है, मुतवल्ली करता है, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। देखिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बारे में। देखिए वक्फ अधिनियम 1995 में कैबिनेट धारा 40 संशोधनों की स्वीकृति के पश्चात केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वक्फ संपत्ति के प्रशासन एवं प्रबंधन की दक्षता बढ़ाना। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स पीसीएस मेकर चैनल है, इसको प्लीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि वक्फ बोर्ड के बारे में। देखिए वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रावधान के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड अनिवार्य होता है। केंद्र ने सभी वक्फ बोर्ड्स के साथ तालमेल के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया है। और वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अनुसार देश में कुल कितने वक्फ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड्स है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा आप ये करंट अफेयर्स मॉर्निंग में इसको देखिएगा ना, तो वो पता चलेगा कि कहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और मॉर्निंग में फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँ कि इसको और जल्दी अपलोड कर दूँ ये वीडियो को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियाँ में विस्तार। देखिए जम्मू कश्मीर में अब उपराज्यपाल की प्रशासनिक ताकत है और ज़्यादा बढ़ गई है, जिन्हें अब दिल्ली के उपराज्यपाल जैसी शक्तियाँ दी गई है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने 13 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संशोधन किया था। अगला देखते हैं कि इसके बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दिल्ली के एलजी की तरह अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे फैसले कर पाएंगे। गृह मंत्रालय के फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक भूमिका का दायरा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या संशोधित नियमों में प्रमुख बिंदु, देखिए 42A में पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि मुख्य सचिव के जरिए उसे उपराज्यपाल के सामने नहीं रखा जाए। ठीक है, अभी इनसे जुड़े मामलों को वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। अब 42B देखिए, किसी प्रकरण के केस चलाने की मंजूरी देने या न देने और अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होगा। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि 23वें विधि आयोग का गठन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग का गठन किया है। अधिसूचना, इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, ध्यान रखिएगा। विधि आयोग का गठन कितने वर्षों का, 3 वर्षों का, 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक। ये डेटा याद रखिएगा, 1 सितंबर 2024 से शुरू होगा और 31 अगस्त 2027 तक ये चलेगा, मतलब कि स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें एक पूर्णकालिक क्वेश्चन आएगा, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, सदस्य सचिव सहित होते हैं। पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों के विभाग के सचिव, पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के सचिव और 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। ध्यान, कितने सदस्य अधिक नहीं होगा, 5 से। आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कि विधि आयोग के बारे में, देखिएगा विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई जितने भी पॉइंट अभी बताएंगे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, इसको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक नहीं बल्कि एक गैर संवैधानिक निकाय है। जैसे में कि नीति आयोग है ना फ्रेंड्स, नीति आयोग भी क्या है, तो नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। उसी प्रकार से विधि आयोग भी क्या है, तो गैर संवैधानिक निकाय है। और यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करती है। इसका लक्ष्य है कि समाज में न्याय को सुलभ बनाने और विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार का सुझाव देता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि यह रिपोर्ट को सिफारिश करता है। इसने अभी तक 281 रिपोर्ट प्रस्तुत की है, याद रखिए कितनी रिपोर्ट, 281 रिपोर्ट। और प्रथम स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग का स्थापना 1834 में भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रथम स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग का गठन कब किया गया था, 1834 में भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया
था और यह 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आएगा और किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में प्रथम स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्या कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिए, विधि आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1955 में। इसकी अध्यक्षता MC शीतलवाड़ ने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो MC शीतलवाड़ ने। और भारत की आज़ादी के बाद अब तक 22 विधि आयोग का गठन हो चुका है। तो ये जितने भी पॉइंट आपको बताए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गया हमारे देश में। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता, इसका नाम याद रखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी हुआ है। ध्यान रखिए। अब इसके बारे में देखते हैं मुख्य बिंदु। इन नए आपराधिक कानूनों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में कानूनों भारतीय दंड संहिता 1860, मतलब क्या कि भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को हटा दिया है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को हटा दिया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त कर दिया गया। इस सबको हटा के इसके स्थान पे लाया गया, ध्यान रखिएगा। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को इन 3 आपराधिक कानून को मंजूरी प्रदान की। किसने किया, तब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए, अगस्त 2023 में मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए थे, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किए गए भारतीय दंड संहिता, IPC दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त कर उनमें बदलाव करने का। और यह प्रस्तावित विधेयक निम्नलिखित है। देखिए क्या है, भारतीय दंड संहिता 1860 को बदल के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 लाया गया था। यह क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारत का नया कानून किसे लाया गया, तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को लाया गया। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 लाया गया। और साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखिए, भारतीय दंड संहिता IPC भारत की आपराधिक संहिता है, जिसे वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1834 में स्थापित पहले कानून आयोग ने के अनुरूप में वर्ष 1860 में तैयार किया गया था, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रियाओं प्रदान करती है और इसे वर्ष 1973 में अधिनियम किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ था। आगे देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था और भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबंध मुद्दों का एक सेट शामिल है, ठीक है। अब देखिए आगे, सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, देखिएगा ध्यान से। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत उक्त अधिनियम के सभी प्रावधान 21 जून 2024 को प्रभावी हो गए थे। और इस अधिनियम के उद्देश्य है कि भारत में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना। और इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे, ठीक है। अब देखिए कि ये सभी अपराध धारा 10 के तहत न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास, ध्यान रखिएगा, दंडनीय है, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख रुपए तक जुर्माने दिखाई है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यदि जुर्माना अदा करने में विफल रहा तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। अब देखिए, दूरसंचार अधिनियम 2023 के बारे में देखते हैं। देखिए, 21 जून 2024 को भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम 2023 का 44 का धारा 1 उपधारा 3 के तहत की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया है। उक्त अधिनियम को धारा 1, 2, 10 से 3, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान 26 जून 2024 को लागू होंगे। इस अधिनियम के द्वारा 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अवैध कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त कर दिया गया है। देखिए, दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 59 जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम 1997 से संबंधित है, जो बाद में लागू होगी। देखिए, इस अधिनियम को पहली बार तत्कालिक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 के रूप में पेश किया था और 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इस अधिनियम को पहली बार तत्कालिक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसने किया था? अश्विनी वैष्णव, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा शीतकालीन सत्र था?
कब पेश हुआ? 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा के दूरसंचार विधेयक में, लेकिन इसको पारित कब हुआ? तो 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा को द्वारा पारित किया तब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 दिसंबर 2023 को दूरसंचार विधेयक 2023 को स्वीकृति दी। किसने दी? तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू ने। अगला है कि जम्मू कश्मीर शत्रु एजेंट अध्यादेश। देखिएगा ध्यान से, अब ये क्या है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि जो लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की मदद करते हैं हुए पाए जाते हैं तो उसे शत्रु एजेंट अध्यादेश 2005 के तहत जांच एजेंसी द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इस कानून के तहत आजीवन कारावास की मौत की सजा प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शत्रु एजेंट अध्यादेश 2005 को जम्मू कश्मीर संविधान अधिनियम 1996 के धारा 5 के तहत प्रख्यापित किया गया था, ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इस अध्यादेश के तहत अपराध के लिए मौत का आजीवन कारावास या 10 साल तक कठोर कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, दिव्यांगजन अधिकार संशोधन अधिनियम 2024, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने संशोधित दिव्यांगजन अधिकार नियम 2024 को अधिसूचित किया है और राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकार मंच के अनुसार नए नियम दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक कठोर और बोझिल बनाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा ना स्पीड में इसलिए बोलता हूँ। देखिए, जहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर लगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे रुक जाता हूँ, लगे कि बुक की तरह रीड करना है तो बस उसको आप सुनिएगा कि हाँ ये आप सुने रहेंगे ना, तो इससे क्या होना है, क्वेश्चन बनने की संभावना होती है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए, मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग कम समय में ना अच्छे से रिवीजन हो जाए, बस मेरा उद्देश्य यही होता है। आप देखिएगा, होमवर्क सीरीज भी आप देखिएगा, लगता है कि जहाँ पे स्पीड होना है वहाँ पे मैं स्पीड बता के निकल जाता हूँ, जहाँ पे स्लो बताना हो तो वहाँ पे रुक के थोड़ा सा आराम से बताता हूँ। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। गुस्सा में नहीं रहेगा कि आप स्पीड हम पढ़ा रहे हैं तो आप गुस्सा में अनसब्सक्राइब करके चले जाएँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही रहा ना तो चैनल ग्रोथ जरूर करेगा अच्छे से, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को हो सके ना फ्रेंड्स, आप कोई भी फ्रेंड्स या सर्कल जो भी ग्रुप है ना तो उससे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, होमवर्क सीरीज और ये करंट अफेयर्स मैं आप ही लोग के लिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपके आने वाले जो फ्यूचर में एग्जाम, जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का एग्जाम होगा तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में छपेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, एक और पॉइंट है आपका कि दिव्यांगजन अधिकार नियम 2024 के बारे में। दिव्यांगन व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 100 की उपधारा 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगन व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 में संशोधन किया है। और ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार संशोधन नियम 2024 में बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का वीडियो कंप्लीट होता है पेज नंबर 71 से लेके पेज नंबर 75 तक। देखिए, इतना सारा करंट अफेयर्स मैं आपको कितने कम समय में बता दिया फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, मैं इसलिए बताया हूँ ना ताकि थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको डेली मॉर्निंग में मिलता है तो इसको देखिएगा। और पीसीएस मेकर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।